तो नमस्कार प्रिय छात्रों, तमाम छात्रों का हार्दिक स्वागत। काफी लंबे अरसे बाद रूबरू हो रहे हैं। दीपावली से पहले ही मुलाकात हो पाई थी अपनी, और शायद आपको याद भी आ रहा होगा कि दीपावली से ठीक पहले मैं आपसे एक बार लाइव आके गया था। उसके बाद में कोई वीडियो मेरा आया नहीं, क्योंकि थोड़ा सा समय का अभाव रहा था, थोड़े बिजी रहे थे। अब अपने बिल्कुल फ्री हैं, परंतु आप लोगों को फ्री नहीं रहना। अब मैं भी आपके साथ अब बिजी हो जाऊंगा और उसी शेड्यूल से, उसी मोटिवेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि काफी एग्जाम से आपके सामने हैं। और मैं भगवान से अरदास करूंगा कि आप लोग उन कंपटीशन को क्रैक कर सकोगे, और मेरे से जितनी भी आपकी अपेक्षाएं हैं, मैं आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। आज मैं साइंस का एक अच्छा टॉपिक उत्तक यानी टिश्यू पढ़ाऊंगा। तो उससे पहले अपने बात करेंगे टिश्यू के बारे में बताऊं, इससे पहले भर्तियों के संबंध में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यदि अपने बात करें बच्चों क्या कि राजस्थान परिप्रेक्ष्य की बात करें, राजस्थान परिप्रेक्ष्य के अंदर आपके सामने कई भर्तियां हैं। एक तो है रीट, बहुत बड़ा एग्जाम है, रीट रहेगा। आपके सामने पटवार है, तुरंत प्रभाव से आपकी ग्राम सेवक की भर्ती भी रहेगी। ग्राम सेवक आपके हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती है, हाई कोर्ट, ठीक है। इवन देन की कॉलेज प्रोफेसर की वैकेंसी भी आई है, ठीक है, यह भी आपके सामने है। परंतु आप तमाम बच्चे ज्यादा कांस्टेंट हो रेट पर और पटवार पर, ठीक है। अब आपको यह भी ध्यान करना है क्या कि दिल्ली भी अपने सेंट्रल गवर्नमेंट की यदि बात करें तो उसमें क्या है, आपके सामने दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल ही रहा है, ठीक है। इसके साथ में आपके एनटीपीसी बहुत बड़ा एग्जाम रहेगा, और डी ग्रुप की भर्ती। हरियाणा के अंदर बात करूं मैं, हरियाणा के अंदर आपने काफी बच्चों ने फॉर्म फिलअप करके रखे हैं, इनमें भी डी ग्रुप भी है, उनमें भी ग्राम सेवक की भर्ती है। उनके अंदर आपको पता है कि एसआई की वैकेंसी है, इत्यादि इत्यादि वैकेंसी आपके सामने है। अब देखो तमाम वैकेंसी हैं और समय पर ही ये सारी वैकेंसियां आयोजित करवा ली जाएंगी। भले ही और काम रुक गया होगा, परंतु अब तो सारा ठीक ठाक ही चल रहा है। तो ऐसे में ये तमाम जितनी भी भर्तियां हैं वो समय अवधि के अंदर ही हो जाएगी। तमाम बच्चे ज्यादातर इस पर कांस्टेंट है, रीट पर और पटवार पर, ठीक है। आपका क्या है, हाईकोर्ट वाली है, ग्राम सेवक की भर्ती है, दिल्ली पुलिस वाली चल रही है, एनटीपीसी की बात है, बच्चे इस पर ज्यादा कांस्टेंट हैं। ये 2-3 मुख्य भर्तियां आपके सामने हैं। हालांकि ये सारी वैकेंसियां भी अति महत्वपूर्ण है। इवन देन की एक सीआरपीएफ का एग्जाम भी होने वाला है, सीआरपीएफ वाला, जिसके अंदर काफी बच्चों में नर्सिंग स्टाफ के बच्चे भी अपने चैनल से जुड़े हुए हैं, नर्सिंग स्टाफ के। तो कुल मिलाकर मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि तमाम भर्तियां हैं, और इन भर्तियों का आप प्रॉपर वे से तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प है नहीं, आप लोगों को निरंतर अध्ययन करना पड़ेगा। लगातार यदि आप अध्ययन करते हो तो जाहिर सी बात है कि आपकी सफलताएं सुनिश्चित हो जाती है। ऐसे में आप लोगों की मेरे से जो भी अपेक्षाएं हैं, रीट लेवल सेकंड के विद्यार्थी और फर्स्ट के विद्यार्थी मेरे से आशाएं रख रहे हैं कि एक तो उनका मैं साइंस स्टार्ट कर दूं और एक इनकी साइकोलॉजी स्टार्ट करूं, ठीक है। तो तुरंत प्रभाव से दोनों के ही अच्छे वीडियो आपके सामने अपलोड कर दिए जाएंगे, साइंस और साइकोलॉजी वाले। बात आज अपने चलेगी टिश्यू की, यानी उत्तक टॉपिक पढ़ना है अपने को। और यह उत्तक टॉपिक है ना, वो रीट में भी है, रेट लेवल फर्स्ट सेकंड दोनों में है, पटवार में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है जहां कोशिका नाम आता है तो वहां उत्तक नाम आना जाहिर सी बात है, ठीक है। और ग्राम सेवक में हाई कोर्ट की बात करें, एनटीपीसी की बात करें, तमाम जितने भी ये कंपटीशन एग्जाम है इनमें उत्तक टॉपिक लगता है, टिश्यू। अब जो जहां कोशिका चैप्टर होगा वहां उत्तक भी होगा, क्योंकि आपको पता है कि साइंस की शुरुआत कोशिकाओं से होती है, और कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं, उत्तक कहते हैं। तो आज अपने क्या स्टार्ट करना है, उत्तक स्टार्ट करना है। तो आप देखिएगा जरा, बड़े प्यार भरे लहजे से मैं आपको हर एक चीज क्लियर कराऊंगा। उत्तक यानी टिश्यू, ठीक है। अब सुनिएगा, उत्तक कहते किसको है, पहला प्रश्न तो यह बनता है, कोशिकाओं का वह समूह है, कोशिकाओं का वह समूह है जो संरचना में, कार्य में और उत्पत्ति तीनों में समान हो, उसे क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं।
तीनों में समान होना जरूरी होता है। कोशिकाओं का वो समूह है जो संरचना में भी, कार्य में भी और उत्पत्ति तीनों में समान हो, उसे क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। यानी कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हो पहले से। कई कोशिकाएं जब आपस में मिल जाती हैं तो क्या बन जाता है? उत्तक बन जाता है। परंतु वो कोशिकाएं संरचना, कार्य और उत्पत्ति तीनों में समान होनी अनिवार्य है, तभी उसको उत्तक बोला जाएगा। कोशिका चैप्टर आप पढ़ चुके हो, आपको भली भांति मालूम भी है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा, मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा। अब तमाम वीडियो मैं अपलोड करते चले जाऊंगा, बीच बीच में मैं लाइव सेशन देता रहूंगा। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी रहेगी, बायोलॉजी भी रहेगी और साइकोलॉजी भी रहेगी। ठीक है, साइकोलॉजी रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के विद्यार्थियों के लिए रहेगी, बाकी के चैप्टर आप लोगों के लिए कॉमन रहेंगे। ठीक है, कोशिकाओं की बात करें, कोशिकाएं ऐसी होती है, आपको पता है। यह है कोशिका झिल्ली, यह है कोशिका भित्ति। ठीक है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्र, केंद्रिका इत्यादि इत्यादि चीजें आपको मालूम है पहले से। इस प्रकार की कोशिकाओं से हमारा शरीर मिलकर बना होता है। जब ये कोशिकाएं मिल जाती हैं तो क्या बन जाता है? उत्तक बन जाता है। ठीक है ना। पहले सिस्टम देखो हमारे शरीर का कैसा होता है बच्चों, कि पहले कोशिका जीव द्रव्य होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, जीव द्रव्य मिल जाता है तो क्या बन जाती हैं? कोशिकाएं मिल जाती हैं तो क्या बन जाता है? उत्तक बनता है। उत्तकों के मिलने से क्या बनता है? अंग बनता है। और अंग से क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है। और अंग तंत्र से पूरे शरीर का निर्माण होता है। ऐसे बना होता है हमारा शरीर। पहले जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य के मिलने से क्या बनता है? कोशिकाएं, कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है? उत्तक, और उत्तक के मिलने से क्या बनता है? अंग, अंग से मिलने से क्या बनता है? अंग तंत्र से क्या बन जाता है? पूरा शरीर बन जाता है। तो उत्तकों के यानी कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। ठीक है, कोशिका चैप्टर, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपर्दवी जालिका इत्यादि इत्यादि आपने पहले सुन रखा है, नहीं सुन रखा तो मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, तो कोशिकाओं का वह समूह जो संरचना में, कार्य, उत्पत्ति तीनों में समान है, उसे क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। अब प्रश्न तो यहां बन जाता है कि उत्तक होते हैं संरचना कार्य में समान, उत्पत्ति में समान, ब उत्पत्ति में समान, कार्य व संरचना में असमान, स में दे देगा संरचना व उत्पत्ति में समान, कार्य में भिन्न, और द संरचना, कार्य, उत्पत्ति तीनों में समान। तो जवाब रहेगा कोशिकाओं का वो समूह है जो संरचना, कार्य, उत्पत्ति तीनों में समान होता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, यह उत्तक शब्द किसने दिया था, यानी टिश्यू शब्द किसने दिया था? जवाब रहेगा बायकाट नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने उत्तक शब्द दिया था। उत्तक शब्द किसने दिया? बायकाट ने। बायकाट नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने उत्तक शब्द दिया था। ध्यान रखिएगा कि जंतुओं में उत्तक अलग होते हैं, पादपों में उत्तक अलग होते हैं। जंतु उत्तकों की बात भी करनी है अपने को और पादप उत्तकों की बात करनी है, क्योंकि आपने सुन के रखा है संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक, कंकाल उत्तक, तंत्रिका उत्तक, ये सुन के रखे हैं आपने। प्राणियों के अंदर उत्तक अलग होते हैं। पादपों के अंदर आपने सुन रखा है जाइलम है, फ्लोएम है, दर्दोतक है, स्थूल कोणोतक, इस प्रकार के नाम सुन रखे हैं, उन्हीं को मैं रिपीट करूंगा। तो कहने का मतलब उत्तक शब्द किसने दिया था? तो बायकाट ने। परंतु बात करें कि जंतु उत्तक शब्द किसने दिया, देखो जंतुओं में उत्तक अलग होते हैं, कौन कौन से? पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक, कंकाल उत्तक, ठीक है ना। तो जंतु उत्तक शब्द किसने दिया था? बायकाट ने दिया था। बायकाट ने उत्तक शब्द भी बायकाट ने दिया था, जबकि जंतु उत्तक शब्द किसने दिया था? बायकाट ने। परंतु ध्यान यह रहे कि पादप उत्तक शब्द किसने दिया था? तो जवाब रहेगा ग्रीव नामक वैज्ञानिक ने। किसने दिया था? ग्रीव ने। यह लो जी, गाय के नीचे रहे हैं। पादप उत्तक शब्द किसने दिया था? ग्रीव ने। जंतु उत्तक शब्द किसने दिया था? तो बायकाट ने। और उत्तक शब्द किसने दिया था? बायकाट ने। उत्तक कहते किसको है? कोशिकाओं का वह समूह है जो संरचना में, कार्य, उत्पत्ति तीनों में समान होता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। अच्छा, उत्तकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई, हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं बच्चों? हिस्टोलॉजी। उत्तकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। ठीक है, जबकि बात करेंगे कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी। क्या नाम आता है? साइटोलॉजी। ठीक है, यानी कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, जबकि उत्तकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। और हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो मायर नामक वैज्ञानिक ने। यह हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया था? मायर ने। किसने दिया था? मायर नामक वैज्ञानिक। ये कई लोग उसको मेयर भी बोलते हैं, जबकि हिस्टोलॉजी के जनक किसको मानता है? तो मैलफिगी को। यह लो, ठीक है। तो हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया था? मायर नामक वैज्ञानिक ने। और उत्तकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। ठीक है, जबकि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है, तो कोशिकाओं का वह समूह जो कार्य संरचना में समान होता हो,
कार्य में, संरचना, उत्पत्ति में समान होता हो, उन्हें क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। उत्तक शब्द बायकाट ने दिया था, जंतु उत्तक शब्द भी बायकाट ने दिया था, पादप उत्तक शब्द गुरु ने दिया था। उत्तकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। और हिस्टोलॉजी के जनक कौन माने जाते हैं? मैल्फिगी। जबकि हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया था? मायर ने दिया था। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं कह रहा था कि भी जंतु उत्तक अलग होते हैं, पादप उत्तक अलग होते हैं। तो पहले अपने पादप उत्तक पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको जंतु उत्तक बता दूंगा। ठीक है ना? तो आप लोग है ना थोड़ा ध्यान में करना है। तो उत्तकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। ठीक है, और हिस्टोलॉजी के शब्द किसने दिया? मायर ने। हिस्टोलॉजी का जनक कौन है? मैल्फिगी। ठीक है, और उत्तक कैसे कहते किसको है? कोशिकाओं का वह समूह जो संरचना में, कार्य में, उत्पत्ति में समान होता हो, उसे क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। उत्तक शब्द किसने दिया था? बायकाट ने। जंतु उत्तक शब्द किसने दिया? बायकाट ने। पादप उत्तक शब्द किसने दिया था? ग्रीव नामक वैज्ञानिक ने। और कोशिकाओं के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये उत्तक टॉपिक सभी विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब ध्यान देना है आपको, पहले पढ़ेंगे अपने पादप उत्तक और फिर पढ़ेंगे अपने जंतु उत्तक, क्योंकि जंतुओं का शरीर भी उत्तकों से मिलकर बना होता है और पादपों का शरीर भी उत्तकों से मिलकर बना। अब देखना है बच्चों, पादप उत्तक, या जी प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू की बात करें बच्चों, ध्यान करना, मैं पहले इनके नाम लिख दे रहा हूं, पहले मैं इनके नाम लिख रहा हूं, बड़े प्यार बड़े लहजे से मैं सभी को एक ही चार्ट में समझा जाऊंगा, चार्ट के रूप में समझाऊंगा। पहला है शीर्षस्थ उत्तक, शीर्षस्थ उत्तक। दूसरा है अंतर्विष्ट, अंतर्विष्ट उत्तक। तीसरा है पार्श्व उत्तक। चौथा है स्थूल कोणोत्तक। पांचवा है मर्द्यु उत्तक, मर्द्यु सॉरी स्थूल कोणोत्तक दृढ़ोत्तक कर देते हैं। ये लो जी, ये ले दृढ़ोत्तक कर देते हैं यहां पर, दृढ़ उत्तक, दृढ़ोत्तक, दृढ़ उत्तक। फिर आपका मर्द्यु उत्तक, फिर आपका जाइलम, और फिर लास्ट एंड फाइनल क्या है? फ्लोयम। यल जी, यल। ठीक है, इन उत्तकों के नाम आपने अच्छे खासे सुन रखे हैं। शीर्षस्थ उत्तक, अंतर्विष्ट उत्तक, पार्श्व उत्तक, स्थूल कोणोत्तक, दृढ़ोत्तक, मर्द्योत्तक, जाइलम और फ्लोयम, ये पादपों के उत्तक हैं। वैसे प्राणियों की बात करें, अपने प्राणियों के अंदर आपने अच्छा खासा नाम सुन के रखा है, कौन कौन सा? जैसे तंत्रिका उत्तक, पेशीय उत्तक, संयोजी उत्तक, कंकालीय उत्तक, सुन रखा है ना? वैसे ही क्या है कि पादपों के अंदर उत्तक होते हैं, शीर्षस्थ उत्तक, अंतर्विष्ट, पार्श्व, स्थूल कोणोत्तक, दृढ़ोत्तक, मर्द्योत्तक, जाइलम और फ्लोयम। अब ध्यान करना है आपको कि यहां जाइलम और फ्लोयम से बराबर क्वेश्चन आते रहे हैं, परंतु सारों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे अपने उत्तकों का, यानी पादप उत्तक यहीं से क्लियर कर दूंगा मैं, एक ही पॉइंट में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी, ध्यान कीजिएगा। पहला है आपका बच्चों शीर्षस्थ उत्तक, सुनिएगा जरा इसके बारे में। शीर्षस्थ उत्तक ये पौधों के शीर्ष भाग पर पाया है, पौधों के, ध्यान करना, पौधों के, मैं चार्ट में सारा कुछ समझा जाऊंगा, पौधों के शीर्ष भाग, शीर्ष भाग पर पाया है। जैसे पर्रो है शीर्ष व मूल शीर्ष, ये क्या है मैं बताऊंगा अभी को। पर्रो है शीर्ष व मूल शीर्ष, पर्रो है शीर्ष या मूल शीर्ष। और इस उत्तक की वजह से, अच्छा, शीर्षस्थ उत्तक की वजह से पौधों की लंबाई बढ़ती है, और लंबाई में वृद्धि को क्या बोलते हैं? प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। आहा, ये लो जी, ध्यान करो बच्चों, मैं यूं कह रहा हूं कि शीर्षस्थ उत्तक की बात करें तो ये पौधों के शीर्ष भाग पर पाता है, और पौधो है मान के चलो, ठीक है। अब पौधा अगर दो छोर हो गए, एक तो है लास्ट और ऊपर लो टॉप पॉइंट वाला छोर, और एक नीचे नीचे वाला, नीचे तो क्या है? जड़ है भाई, कहने का मतलब और पौधे मान के चलो थे। पौधे के अंदर दो पॉइंट है, एक तो शीर्ष वाला पॉइंट और एक नीचे वाला पॉइंट। ऊपर वाला तो क्या है? अपना पर्रो है, शीर्ष है। नीचे वाला क्या है? मूल शीर्ष। मूल शीर्ष का मतलब है जड़ गो शीर्ष, भी नीचे जड़ा है। अब पौधा दो तरफ से बढ़ता है, ऊपर से भी बढ़ रहा है, नीचे से भी बढ़ रहा है, भी दोनों साइड से बढ़ेगा पौधा,
ऐसे धीरे धीरे ऊपर से भी टहनियां बढ़ती चली जाएंगी, नीचे से जड़ें भी बढ़ती चली जाती है। तो जड़ों का जो लास्ट वाला शीर्ष होता है उसे क्या कहते हैं, मूल शीर्ष, ठीक है। और जो टहनियों का, शाखाओं का जो लास्ट वाला छोर होता है उसे क्या कहते हैं, पर्रोह शीर्ष। अब आपको पता है कि जैसे ऊपर से पर्रोह शीर्ष बढ़ेगा, नीचे से मूल शीर्ष बढ़ेगा, यानी जड़ें बढ़ेगी तो टहनियां बढ़ेंगी तो पौधे की लंबाई बढ़ेगी। और लंबाई में बढ़ोतरी किसकी वजह से होती है, शीर्षस्थ ऊतक की वजह से होती है, ठीक है। यानी पौधों के शीर्ष भाग पर पाया जाता है ये शीर्षस्थ ऊतक। कहां होता है, पौधों के शीर्ष भाग पर, और इसकी वजह से पौधों की लंबाई बढ़ती है। और लंबाई में वृद्धि को क्या बोलते हैं, प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। लंबाई में वृद्धि को क्या कहते हैं, प्राथमिक वृद्धि। अब देखो बच्चों का भाई थे छोटा बालक का 2-3 साल का तो था कि धीरे धीरे आप विकास होता चला गया और लंबाई बढ़ती चली गई। अब आपकी लंबाई हुई, उस लंबाई को क्या, बढ़ने को क्या बोलते हैं, प्राथमिक वृद्धि कहते हैं, ठीक है। लंबाई में बढ़ोतरी हुई आपकी। अब क्या थे, धीरे धीरे मोटा होता चला जाओगा, धीरे धीरे ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे जैसे उम्र निकलती चली जाएगी, 40-45 साल की उम्र में जाते खूब मोटे हो जाओगे, चौड़ाई बढ़ेगी थारी। और चौड़ाई में वृद्धि या मोटाई में वृद्धि को क्या बोलते हैं, द्वितीयक वृद्धि के नाम से जाना जाता है। जबकि प्राथमिक वृद्धि किस कौन सी होती है, जो लंबाई में वृद्धि होती है उसे प्राथमिक वृद्धि के नाम से जाना जाता है। तो पौधों के अंदर लंबाई बढ़ती है तो कौन से ऊतक की वजह से, शीर्षस्थ ऊतक की वजह से। और ये कहां होता है, पर्रोह शीर्ष में मूल शीर्ष भाग पर रहता है, यानी पौधों के शीर्ष भाग पर रहता है। और लंबाई में वृद्धि को क्या बोलते हैं, प्राथमिक वृद्धि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब सुनूंगा कब प्रश्न आ जावे कि पौधे में लंबाई कौन से ऊतक की वजह से बढ़ती है, तो जवाब रहेगा शीर्षस्थ ऊतक की वजह से। या पौधों के पर्रोह शीर्ष में मूल शीर्ष भाग पर कौन सा ऊतक अधिक सक्रिय होता है, शीर्षस्थ ऊतक। फिर प्रश्न पूछा जाता है कि प्राथमिक वृद्धि किसको कहते हैं, तो लंबाई में वृद्धि को प्राथमिक वृद्धि कहा जाता है। या प्राथमिक वृद्धि कौन से ऊतक की वजह से होती है, तो जवाब रहेगा शीर्षस्थ ऊतक की वजह से, ठीक है। यहां तक बात कर लिया, समझ में आया। अब बच्चों बात आती है अंतर्विष्ट। ये क्या है, अंतर्विष्ट ऊतक का ना, ये पौधों के शीर्ष भाग को छोड़ करके, पौधों के शीर्ष भाग को छोड़ करके, शीर्ष भाग को छोड़कर थोड़ा नीचे पाता है, ठीक है ना। यानी पौधों के शीर्ष भाग को छोड़ करके थोड़ा नीचे। अब देखो क्या ओ है बच्चों, ध्यान करो, ये लो जी, ऐसे एज वेल मैं पेन ले लेता हूं, ये लो जी, ये पेन है, बराबरी बात है। यहां पर ऊपर और लास्ट वाले छोर पर कौन सा ऊतक है, तो शीर्षस्थ ऊतक। परंतु इस छोर को छोड़ थोड़ा सा नीचे, यहां से, यानी इस भाग से छोड़कर थोड़ा सा नीचे, यहां पर इस पॉइंट पर कौन सा ऊतक का जवाब रहेगा, यहां पर है अंतर्विष्ट। अब देखो बच्चों, यहां से ऐसे, ये देखो ऐसे बढ़ेगा, ऊपर नहीं होगा, टॉप पॉइंट पे नहीं है वो ऊतक, कौन सा, ये धीरे धीरे देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ये बढ़ोतरी तो हो रही है, ऐसे देखो ऐसे ऐसे। अब यहां से जो बढ़ोतरी हो रही है वो कौन से ऊतक की वजह से हो रही है, अंतर्विष्ट की वजह से हो रही है। यानी शीर्ष भाग को छोड़कर थोड़ा नीचे होता है, कौन सा ऊतक है, वो अंतर्विष्ट ऊतक है। और आपको पता है कि इस ऊतक की वजह से ही घास, बांस, पुदीना के अंदर वृद्धि होती है, पुदीना, ठीक है। घास है, बांस है, पुदीना। घास है ना, वो शीर्ष भाग से नहीं बढ़ता, कभी ध्यान कर लेना। बांस भी शीर्ष भाग से नहीं बढ़ेगा, थोड़ा सा नीचे से बढ़ोतरी होगी उसकी, यानी यहां से बढ़ोतरी नहीं होगी, यहां से बढ़ोतरी होती है उसकी, ठीक है। तो वो घास है, बांस है, पुदीना है, उसके अंदर वृद्धि जो होती है वो कौन से ऊतक की वजह से होती है, तो अंतर्विष्ट की वजह से होती है, क्योंकि ये शीर्ष भाग को छोड़कर थोड़ा सा नीचे पाया जाता है, ठीक है ना। कई बार थे देखो कोनी के कहते किसान, अपने सारे जमींदार हैं, किसान हैं, अपने खेतों में कई बार क्या, शाम के टाइम में जब हल्की सी बरसात होवे तो आप बाजरे की बुआई करा, तो बाजरे के अंदर शाम के टाइम थोड़ी हल्की बूंदाबांदी हो जाती है, तो अपने यूरिया खाद डाल के आते हैं, और यूरिया खाद डाल के आ जाते हैं अपने शाम को 5-6 बजे। परंतु रात को जाकर के 12-1 बजे 2 बजे आप जाओगे उस खेत के अंदर, यदि बाईदेव जाना हो जाए आपका, तो उसमें से आवाज आती है, कट कट की आवाज आती है। क्योंकि कट कट की आवाज क्यों आती है, क्योंकि, और फिर सुबह यदि आप जाते हो या रात को नहीं जाते तो आपने देखा होगा कि बाजरा है ना, पहले वाले दिन इतना सा था, वो दूसरे वाले दिन इतना लंबा हो जाएगा, वो इतने से इतना हो जाता है, वो तुरंत प्रभाव से वृद्धि करता है वो।
परंतु ध्यान रखने का वो बाजरा शीर्ष भाग से वृद्धि नहीं करता। वो कट कट की आवाज क्यों आती है? उसमें से पोरी निकलती है, पेड़ी निकलती है, सटा सटा अंदर से वो पोटे से है ना वो निकलते रहते हैं उसके, यानी पेरी, उसको पेड़ी बोलते हैं शेखावाटी में। पोरी बोल दो, पेड़ी बोल दो, वो अंदर से वो है ना खींच खींच के निकलेगा रात को, वर्दी कर रहे हैं वह, क्योंकि वहां कौन सा ऊतक ज्यादा सक्रिय हो गया? अंतर्विष्ट ऊतक ज्यादा सक्रिय होने की वजह से उसकी लंबाई बढ़ पा रही है। वो शीर्ष भाग से लंबाई नहीं बढ़ रही उस बाजरे की, तो वो कौन से भाग पर पाता है? अंतर्विष्ट शीर्ष भाग को छोड़ करके, थोड़ा सा शीर्ष भाग को छोड़कर थोड़ा नीचे होता है, इसकी वजह से घास बांस पुदीना की वृद्धि होती है। अब ध्यान करो बच्चों पार्श्व ऊतक की। जो पार्श्व ऊतक होता है ना, यह ऊतक ये पौधे के बराबर भागों में पाया जाता है, पौधों के बराबर वाले भागों में पाया जाता है, बराबर भाग पर। और इस ऊतक की वजह से पौधे की मोटाई बढ़ती है, मोटाई बढ़ती है। पार्श्व ऊतक है ना वो पौधे के बराबर भागों में होगा, बराबर भागों में, लंबाई पे, टॉप पे, शीर्ष पे वहां कुछ नहीं, बराबर भागों में ऐसे। ये बराबर भागों में कौन सा ऊतक पाता है पौधों के? तो ये पार्श्व ऊतक। यानी पौधे की मोटाई कौन से ऊतक की वजह से बढ़ती है? तो पार्श्व ऊतक की वजह से मोटाई बढ़ती है। और ये पार्श्व ऊतक, पार्श्व मतलब बराबर, जैसे अपने अंदर मैं कह रहा हूं धीरे धीरे अपने मोटे होते चले जाएंगे, लंबाई बढ़नी थी उतनी बढ़ गई, अब नहीं बढ़ने वाली आप लोगों की, अब तो आपकी मोटाई बढ़ेगी। अब कौन सा ऊतक ज्यादा सक्रिय होगा? पार्श्व ऊतक होगा। और लंबाई में आपका हुआ था तो वो कौन सा ऊतक था उस टाइम? शीर्षस्थ ऊतक था। बराबर वाले भागों के अंदर बराबर में मोटाई में वृद्धि होने को क्या बोलते हैं? द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्वितीयक वृद्धि। मोटाई में वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों? द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं उसको, द्वितीयक वृद्धि। चलो जी, द्वितीयक वृद्धि। अब देखो लंबाई में वृद्धि को तो प्राथमिक वृद्धि कहते हैं, जबकि मोटाई में वृद्धि को क्या बोलते हैं? द्वितीयक वृद्धि के नाम से जाना जाता है। और ये मोटाई में वृद्धि किसकी वजह से होती है? पार्श्व ऊतक की वजह से। यानी बराबर में मोटाई, बराबर में वृद्धि किसकी वजह से होती है? तो पार्श्व ऊतक की वजह से। ध्यान ये रखना है कि पार्श्व ऊतक जब बढ़ेगा तभी पौधे की मोटाई बढ़ेगी, और मोटाई बढ़ेगी तो पौधों के अंदर वार्षिक वल्य बनेगी। क्या बनेगी बच्चों? वार्षिक वल्य बनेगी, यानी इस प्रकार राउंड बनेगी। यहां ध्यान करो बच्चों, ऐसे ऐसे राउंड बनेंगे पौधों के अंदर, इस प्रकार के राउंड बनेंगे पौधों के अंदर, इस प्रकार के राउंड बनेंगे। ध्यान करना, कभी पौधों को आपने देखा होगा इस प्रकार के राउंड बनते हैं, ऐसे पौधों के अंदर राउंड बनेंगे, यानी ये पार्श्व ऊतक की वजह से ऐसा होगा। यानी उनके अंदर मोटाई में वृद्धि होगी, मोटाई में वृद्धि होगी तो उसमें राउंड बनेंगे, और वो एक राउंड एक वर्ष में एक बार बनता है, उसे कहते हैं वार्षिक वल्य। क्या कहते हैं बच्चों? वार्षिक वल्य। ये लो जी, वार्षिक वल्य। यानी वार्षिक वल्य एक, आप जैसे ऋतु बदलती है ना, पतझड़ या बसंत ऋतु आती है, उस ऋतु के दौरान पौधों के अंदर जो कि पेडी हुआ है, मोटी पेडी, वह में एक राउंड बन जाएगा। ऐसे राउंड बनते रहते हैं। वो जितने ज्यादा अधिक राउंड होंगे पौधा उतना ही पुराना माना जाता है। और ध्यान रखिएगा, जितना अधिक पुराना पौधा होगा उसमें कार्बन की मात्रा उतनी ज्यादा होगी, और जितनी कार्बन ज्यादा होगा वो पौधा उतना ही, वो पेडी उतनी ही अच्छी मानी जाती है, बाल लकड़ी उतनी ज्यादा अच्छी मानी जाएगी। अब थारे गरेज का किवाड़ है, किवाड़ गेट वगैरह बापा शीशम का, सांगवान का, रोहिड़ा का बनावा, तो कई बार थाने के थारा घर का है नहीं बा रेवड़ा की पेडी लेने खातर आ रहे भेज दे, अपन थाने को नहीं भेजे, बूढ़े आदमी नहीं करेगा, घर ने बूढ़ो जो को पुरानो आदमी बेन भेजेगा, क्योंकि वो बूढ़ो बे पेडी देखेगा बराबर, वो देखते ही राउंड देखेगा बेंगा का, जितना ज्यादा राउंड है अब पेडी उतनी ज्यादा पुरानी है, और पुरानी है तो उसमें कार्बन ज्यादा है, कार्बन ज्यादा है तो इसे पकी हुई है ये लकड़ी, ये बादगा मैं कुआड़ बनाऊंगा तो वह कुआड़ लचके कोनी, मूड़े कोनी बे, क्योंकि वह कार्बन ज्यादा है, वह पेडी मजबूत है बा, और वो एक राउंड है नहीं, वो एक साल में एक बनेगो। और पौधों के अंदर इन वार्षिक, उन राउंड को क्या बोलते हैं? वार्षिक वल्य। और इन वार्षिक वल्यों को गिन करके पौधे की आयु ज्ञात करना क्या कहलाता है? डेंड्रोक्राइनोलॉजी कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल गया मैं, वार्षिक वल्यों को गिन करके पौधे की आयु ज्ञात करना क्या कहलाता है? डेंड्रोक्राइनोलॉजी। कहां लिखो रे नाम में ये? या लो जी, यहां लिख दे रहा हूं मैं, ये वार्षिक वल्यों को गिन करके पौधे की आयु ज्ञात करना क्या कहता है? डेंड्रोक्राइनोलॉजी कहलाता है। यहां लिख रहा हूं मैं नाम, देखो ये लो जी, यहां पर मैं ये लो, यानी पौधे की
आयु ज्ञात करना डेंड्रोक्राइनोलॉजी कहलाता है। वार्षिक वल्लियों को गिन करके पौधे की आयु ज्ञात करना क्या कहलाता है? डेंड्रोक्राइनोलॉजी। देखो बच्चों, डेंड्रोक्राइनोलॉजी क्या लॉजी? यानी वार्षिक वल्लियों को गिन करके पौधे की आयु ज्ञात करना क्या कहलाता है? डेंड्रोक्राइनोलॉजी। बहुत बार प्रश्न आया हुआ है ये। और आपको पता है कि वार्षिक वल्लियों को गिन करके ही पौधे की आयु ज्ञात, यानी 500 साल पुराना पौधा है तो भी उसका पता चल जाएगा कि वो पौधा, क्योंकि 500 साल तक आदमी तो जिंदा रहने से रहा, अपने 100-150 सालों तक बता सकते हैं। भी दादा परदादा पूछ गया अपन बता सका, और दादो मान के चालो कि दादे के दादे बता के गए दादे ने कि ओ पौधो इतना पुरानो है, और वो दादो अपन बता सके तो अधिकतम दादे को दादो और आपने तय की बात कराना है तो अधिकतम 200-250 साल हो सके, 500 साल के पौधे को बिरो कौन पटा अपन कहो इतना पुराना हो, क्योंकि वो फिर किससे पता चलेगा कि एक इंक्रीमेंटल बैरर उपकरण है। इंक्रीमेंटल, ध्यान करना बच्चों, कौन सा मेंटल है? इंक्रीमेंटल बैरर, इंक्रीमेंटल बैरर या लॉजिक, यानी इंक्रीमेंटल बैरर उपकरण के मार्फत इनका पता चलेगा। यानी कहने का मतलब डेंड्रोक्राइनोलॉजी, यानी वार्षिक वल्लियों को गिन करके पौधे की आयु ज्ञात करना क्या कहलाता है? डेंड्रोक्राइनोलॉजी कहलाता है। और इसके लिए कौन से उपकरण काम में लाया जाता है? तो इंक्रीमेंटल बैरर उपकरण काम में लाया जाएगा। इंक्रीमेंटल बैरर उपकरण के मार्फत ही जैसे ये उपकरण पौधे की पेडी के टच कराओगा फट से बता देगा कि इसकी एज इतनी थी। ठीक है, तो कहने मतलब पौधों के अंदर पार्श्व उत्तक होता है ना, वो बराबर वाले भागों में होता है, और इस उत्तक की वजह से पौधे की मोटाई बढ़ती है, और मोटाई में वृद्धि को द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। और पार्श्व उत्तक की वजह से पौधों में वार्षिक वल्ले बनते हैं, और वार्षिक वल्लियों को गिन करके पौधे की आयु ज्ञात करना डेंड्रोक्राइनोलॉजी कहलाता है। और इसके लिए कौन सा उपकरण काम में लेता है? इंक्रीमेंटल बैरर उपकरण। अब बात आती है बच्चों स्थूल कोणोत्तक, ये क्या है? इस उत्तक की वजह से पौधों में मुलायमता आती है, मुलायमता, इस उत्तक की वजह से पौधे मुलायम होते हैं। ठीक है, अब पौधे आपको पता है कि मुलायम होते हैं क्योंकि जब जैसे आंधी तूफान की बात आती है तो पौधे झुक जाते हैं, टूटते नहीं है। जैसे शीशम सागवान आपने पौधे देखे ना, ठीक है ना, उन पौधों के अंदर ये स्थूल कोणोत्तक ज्यादा होता है, इसकी वजह से पौधे झुक जाएंगे, टूटेंगे नहीं, क्योंकि उनमें कौन सा उत्तक होता है? स्थूल कोणोत्तक होता है। इनकी वजह से पौधे झुक जाते हैं, झुक जाते हैं, टूटते नहीं है, टूटते नहीं है। ठीक है ना, तो स्थूल कोणोत्तक की वजह से पौधे टूटेंगे नहीं, झुक जाएंगे, क्योंकि ये उत्तक क्या करता है? पौधों के अंदर मुलायमता पैदा। ध्यान रखें कि ये उत्तक अपने मरुदभिदों के अंदर तो कम, मरुदभिद, मरुदभिद, ये लो जी, यहां से 0 शुष्कोदभिद भी कह सकते हैं, मरुदभिद, मरुदभिद में तो ये कम होता है, जबकि यह उत्तक जलोदभिदों में ज्यादा होता है। जलोदभिद, हाइड्रोफाइट। अब देखो बच्चों, आपने देखा है मरुदभिद की मतलब है कजका अपने रेगिस्तानी इलाके का, जैसे किंकर है, जांटी, खेजड़ी है, आंगा मास स्थूल कोणोत्तक कम होवे, आंधी तूफान आवेगो नहीं तो जांटी टूट जाए बटी, पर ध्यान रखियो शीशम सागवान कौन टूटा है? क्योंकि वो जल वाले क्षेत्र में ज्यादा होते हैं, वो रेतीले क्षेत्र में, शुष्कोदभिद में नहीं होते। मरुदभिद कह दो या शुष्कोदभिद कह दो या जीरोफाइट कह दो, बराबरी बात है। और जलोदभिद यानी ये होते हैं अपने हाइड्रोफाइट, जो जल के अंदर होते हैं, जैसे सिंगाड़ा वगैरह है, गुलाब है, सिंगाड़ा है, जितनी भी बेल वगैरह है, के पानी का बहाव के साथ में बैंड लाग जाओगी, दिशा चेंज कर लेंगे, वो टूटेंगे नहीं वो, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है? स्थूल कोणोत्तक ज्यादा होता है। आया समझ में? तो कहना इस उत्तक की वजह से पौधों में मुलायमता आती है, पौधे टूटते नहीं है, झुक जाएंगे, खूब झुक जाए, लचक आती है उस पौधों में, लचीलापन आता है, मुलायमता आती है। और यह उत्तक किस में ज्यादा होता है? तो जलोदभिदों में ज्यादा होगा और मरुदभिदों में कम होगा। वैसे इसके ठीक उल्टा है दृढ़ोत्तक, इस उत्तक की वजह से पौधों में कठोरता होती है। यदि यह उत्तक न हो तो पौधे सारे के सारे पसरेड़ा रहेगा, घास की तरह, बेल की तरह पसरेड़ा रहेगा, परंतु पौधा पसरेड़ा कौन है? पौधा तो खड़ा हुआ है कौन? अब वो उत्तक होगा ना तो पौधा खड़े ही कौन रहेगा? वो तो पसरेड़ा हो रहेगा। तो कहने का मतलब कुल मिला के दृढ़ोत्तक की वजह से पौधों में कठोरता आती है,
ठीक है। और इसकी वजह से पौधे है ना वो सीधे खड़े रहते हैं, सीधे खड़े रहेंगे, सबको मालूम है, ठीक है। और ये क्या होता है देखो बच्चों, इस उत्तक की वजह से ये उत्तक मरुदभिदों में तो क्या होगा, ज्यादा होगा, जब तो पौधे एकदम बिल्कुल टाइट रहते हैं, जबकि जलोदभिदों में क्या होगा, वो कम होगा, ठीक है ना। यानी ठीक है, इसका उल्टा हो गया। दृढ़ोत्तक आपके जांटी वगैरह है, खिजड़ी वगैरह, किंकर वगैरह, ये कठोर होते हैं, बिल्कुल टाइट होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, दृढ़ोत्तक ज्यादा होता है, जबकि जलोदभिदों में क्या होगा, दृढ़ोत्तक कम होगा, तभी तो वो लचीले होंगे। तो यानी इसका ठीक उल्टा हो गया ये, ठीक है। तो इनकी वजह, दृढ़ोत्तक की वजह से पौधों में कठोरता आती है, जबकि स्थूल कोणोत्तक की वजह से मुलायमता आती है। इनकी वजह से पौधों की मोटाई बढ़ती है, ये शीर्ष भागों छोड़ के नीचे होता है, इसकी वजह से लंबाई बढ़ती है, ठीक है। अब बात आती है बच्चों मर्दी उत्तक। इस उत्तक की वजह से पौधों के अंदर क्या होता है, ये उत्तक अपने पौधों के अंदर भोज्य पदार्थों का संग्रह करेगा, भोज्य पदार्थों का संग्रह करता है, पदार्थों का संग्रह करता है। इसकी वजह से पौधों के अंदर अरे भोज्य पदार्थ इकट्ठे होंगे, तभी तो पौधों के अंदर पार्श्व उत्तक काम करेगा, तभी तो वो मोटाई बढ़ेगी। क्योंकि ये नहीं काम करेगा तो ये काम करने वाला है ही नहीं, क्योंकि वो शरीर के अंदर भोज्य पदार्थों को इकट्ठा करने का काम कौन सा उत्तक का रहता है, तो मर्दी उत्तक का रहता है। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करेगा, पौधों के अंदर भोज्य पदार्थों को इकट्ठा करेगा। और आपको पता है कि पादपों में भोज्य पदार्थों का संग्रह स्टार्च के रूप में होता है, यह बात आप अच्छे से जानते हो। और जंतुओं के अंदर भोज्य पदार्थों का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है, यह बात आपको मालूम है। तो कहने का मतलब पौधों के अंदर भोज्य पदार्थों का संग्रह कौन सा उत्तक करवाता है, मर्दी उत्तक करवाता है। इसकी वजह से पौधों की लंबाई बढ़ पाएगी, यानी पार्श्व उत्तक तभी काम कर पाएगा। समझ में आया? तो मर्दी उत्तक की वजह से पौधों के अंदर भोज्य पदार्थों का संग्रह हो पाएगा, ठीक है। अब ध्यान करो बच्चों, जाइलम की बात करें। जाइलम उत्तक करता क्या है, पौधों के अंदर खनिज लवणों का, खनिज लवण वह जल का संवहन करवाता है। ये लो जी, जाइलम उत्तक। जाइलम उत्तक क्या करेगा कि खनिज लवण व जल का संवहन करवाता है। अब आपको पता है कि जाइलम उत्तक क्या करेगा, नीचे से ऊपर की ओर क्या करेगा, जल का संवहन करवाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि यह नीचे से ऊपर की ओर काम करेगा, क्योंकि मिट्टी के अंदर ही तो लवण है और मिट्टी के अंदर ही तो पानी है। उस पानी को नीचे से ऊपर लेके जाने का काम कौन करवाता है, तो जाइलम उत्तक करता है। तो मिट्टी से और भोज्य पदार्थों को, सॉरी खनिज लवणों को और जल का संवहन करवाने के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है, तो जवाब रहेगा जाइलम उत्तक। जबकि फ्लोएम उत्तक क्या करता है, भोज्य पदार्थों का संवहन करवाता है। भोज्य पदार्थ, अब भोज्य पदार्थ कौन क्या है, ध्यान करो। पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तभी तो भोजन बनता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंटेशन में पौधे भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो भोज्य पदार्थों को और ऊपर से नीचे की ओर, यह तो नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है ना। जबकि यह क्या करेगा, ऊपर से नीचे की ओर काम करता है। और किसका संवहन करवाएगा, भोज्य पदार्थों का, ऊपर से नीचे की ओर। अब आपको पता है कि भोज्य पदार्थ टॉप पॉइंट पे बनेंगे और वो धीरे धीरे नीचे आएंगे, ठीक ना। पत्तियों से होते हैं, टहनियों में टहनियों से होते हैं, शाखाओं में शाखाओं से होते हैं, तने में से होते हैं, नीचे की ओर जाएंगे। तो कहने का भोज्य पदार्थों का संवहन फ्लोएम उत्तक करवाता है, जो ऊपर से नीचे की ओर होता है। जबकि खनिज लवणों का संवहन कौन सा उत्तक करवाएगा, आपका ये जाइलम उत्तक करवाएगा, जो नीचे से ऊपर की ओर होता है। ठीक उल्टे काम करेंगे, परंतु यह क्या है, खनिज लवण व जल का संवहन करवाता है, और वो क्या करेगा, आपका इसका करेगा भोज्य पदार्थों का। तो यह था प्यारे बच्चों आपका एक पादप उत्तक। अब ध्यान करो, मोटा मोटी इसमें 4-5 बातें इंपॉर्टेंट है। शीर्षस्थ उत्तक की वजह से पौधों की क्या बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है, और लंबाई में वृद्धि को प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। अंतर्विष्ट उत्तक है, वो शीर्ष भाग को छोड़कर थोड़ा नीचे पाया जाता है। घास बांस पुदीना के अंदर लंबाई इसकी वजह से होती है। पार्श्व उत्तक बराबर वाले भागों में होता है, इसकी वजह से मोटाई बढ़ती है। मोटाई में वृद्धि को द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। और बात ही कि वार्षिक वल्लियों को गिनकर के पौधे की आयु ज्ञात करना डेंड्रोक्राइनोलॉजी कहलाता है, और वार्षिक वल्य के आधार पर ही पौधे की आयु ज्ञात की जाती है, और इसके लिए इंक्रीमेंटल बैरर उपकरण काम में लेता है, ठीक है।
स्थूल कोणोत्तक होता है, इसकी वजह से पौधों में मुलायमता आती है। दृढ़ोत्तक की वजह से पौधों में कठोरता आती है। मार्त्योत्तक भोज्य पदार्थों का समन करवाता, भोज्य पदार्थों को इकट्ठा करता है। जाइलम क्या करता है, खनिज लवण अपने पानी का या जल का समन करवाता है नीचे से ऊपर की ओर, और फ्लोएम उत्तक क्या करता है, ऊपर से नीचे की ओर भोज्य पदार्थों का समन करने की भूमिका निभाता है। तो ये था आपका पादप उत्तक। अब देखो बच्चों, रेगुलर क्लास रखूंगा आपकी मैं, वीडियो बराबर आते रहेंगे। वीडियो का आप, मेरा निवेदन है कि मैंने उस टाइम आपसे कभी निवेदन नहीं किया था, राजस्थान पुलिस की आप तब तैयारी कर रहे थे क्योंकि समय की कमी थी उस टाइम। अब मेरा आपसे आग्रह रहेगा, पोलाइटली रिक्वेस्ट करूंगा मैं आप लोगों से कि आप अधिकतम बच्चों को, कम से कम 10-15 बच्चों को वीडियो सेंड करते रहना, शेयर करते रहना, उनको बच्चों से सब्सक्राइब भी करवाने की चेष्टा करना, बेल आइकन को दबाना और लाइक वाला बटन तो जरूर दबा दीजिएगा। मैं आपके साथ बना रहूंगा। और ध्यान रखिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री के वीडियो भी आएंगे। अब मैं डिस्क्रिप्टिव वीडियो डालूंगा, बीच बीच के अंदर क्या है कि क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। और जो रीट के विद्यार्थी जो मेरे से अपेक्षा रख रहे हैं साइकोलॉजी वाली, वो साइकोलॉजी भी आपकी अति शीघ्र स्टार्ट कर दी जाएगी। बायोलॉजी के टॉपिक और जो रीट के प्रीपेक्स के हैं उनको थोड़ा सा मैं गहराई से कराऊंगा। बाकी ये जनरल साइंस आपकी चलती रहेगी। बहुत सारी वैकेंसियां आपके सामने हैं और वैकेंसियां समय अवधि के अंदर है, जो अपना समय अवधि दी हुई है उसके दौरान ही सारी वैकेंसियां हो जाएंगी, आगे पीछे नहीं होने वाली, और सारा कुछ अब ठीक ठाक ट्रैक पे चलेगा। भगवान से अरदास करें कि 2021 आप लोगों के लिए सुकून लेकर के आएगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। प्रिय छात्रों, मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं कि वीडियो को शेयर जरूर करवा देना, लाइक वाला बटन दबा देना। इसी आशाओं के साथ में आगे वाले वीडियो का इंतजार करना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।